स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। हम आज आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते हैं किसको है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे कि संचार, व्यापार, उद्योग, कृषि कार्य, मजदूरी। इसमें जितने भी कार्य आते हैं वो सब हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा, अगर हम इसको बोलना चाहे एक शॉर्टकट वर्ड में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो आइए हम अब आगे जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था को जानने से पहले अब हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था मतलब कि इसके विकास के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो विकास के इतिहास की कई अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार से परिभाषा दी है, तो आज हम उसके बारे में ही जानते हैं कि उसने किस प्रकार से परिभाषा दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ है आर्थर लोविन कि इसके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसका आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बोल दिए तो अब हम इसका मतलब जानते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार, जैसे कि हम आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे परिवहन, संचार, मतलब वैसे कार्य जिस इसके अंतर्गत होते हैं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। कुछ भी होता है, मतलब व्यापार होता है या संचार होता है, तो वो हमारे लाभ के लिए, हमारे देशवासियों के लाभ मतलब संतुष्टि के लिए, जिससे वो संतुष्ट हो जाए जिस काम को करके, उस काम के लिए होता है। तो उसका उनके मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग, मतलब संसाधन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन जो भी चीज हमारे उपयोग में आती है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि दूसरे अर्थशास्त्री ने क्या कहा, उसके भाषण अर्थ को समझते हैं। इसी प्रकार हम पहले जान लेते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था। अगर हम अर्थव्यवस्था एक ही होती है, सिर्फ बिहार का अलग हो गया, मतलब कि सिर्फ बिहार का, भारत का, ये सब अलग अलग हो जाता है। जैसे इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था बिहार वासियों के आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, जिसके आधार पर बिहार वासी मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि पर साधनों का प्रयोग करते हैं। मतलब बिहार में एक वर्ष में या एक महीने में, एक समय काल में जितना संसाधन का उपयोग होता है हमारे संतुष्टि के लिए, उसे ही हम अर्थव्यवस्था, उस मतलब हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, मतलब अब हम जानेंगे कि मतलब अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहले हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आइए चर्चा करते हैं थोड़ी। तो चलिए आज हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि के कार्य आते हैं। तो आइए हम पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो पहले हम कृषि क्षेत्र के, तो देखिए मतलब
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ पर मतलब जितने भी कार्य हो वो कृषि के अंतर्गत आने वाले कार्य को प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उसे ही हम मतलब उसके अंतर्गत जैसे कार्य जो आते हैं जैसे पशु का पालन, मछली का पालन, खेती करना, खनन कार्य, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्य को हम कृषि मतलब कृषि के अंतर्गत आने वाले कार्य को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे द्वितीय क्षेत्र के बारे में। इसे हम उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। उद्योग द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र के बारे में, तो इस द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग का क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें उद्योग से संबंधित सारी क्रियाएं, जितना उद्योग में लगता है उतना जितनी क्रियाएं उद्योग संबंधित होती हैं वो इस क्षेत्र में आती है। उद्योग से संबंधित क्रियाएं द्वितीय क्षेत्र में आती है। अब हम जानेंगे तृतीय क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवा के कार्य आते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझे। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा सेवा का कार्य आता है, जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएं कि इसमें उद्योग आते हैं, जैसे उद्योग संबंधित जितने भी कार्य आते हैं वो आते हैं, जैसे उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, इन सब के बारे में आता। और देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, इसके अंतर्गत खनन वगैरह हम आपको एक्स्ट्रा में बताए थे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो उद्योग होते हैं इसके भी मतलब प्रकार होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। तो ये जो कुटीर उद्योग होता है ये घर में करने वाले जो उद्योग रहते हैं, जैसे पापड़ बेलना, अगरबत्ती बनाना, ये सब उद्योग को हम कुटीर उद्योग। लघु उद्योग जो 1 लाख से कम पूंजी पे खोला जाए उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। अब 1 लाख से जो ज्यादा होगा उसको माध्यम उद्योग कहेंगे, और 1 करोड़ रुपए जो बहुत पैसे लगा के खोले जाए उसे हम बड़े उद्योग में गिनते हैं। ठीक है, अब हम इसमें भी थोड़ा लिखा हुआ है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है। तो ये एक बजट है जो कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है कि कितने प्राथमिक क्षेत्र में इतना योगदान था। आप इसमें देखिएगा कि भारत में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो दिन प्रतिदिन देखिए घटा है, इसमें घटते गया है। 2000 मतलब देखिए इसमें से घट के कितना 22 पे आ गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र का योगदान घटा है, तो आप बता दीजिएगा प्राथमिक यानी क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र का। अब हम देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला चलिए अब हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम अगर इसको समझते हैं, पहले हम इसे पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के पास होता है, इसका उपयोग वो अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो पहले हम जानेंगे, तो इसमें ये लिखा है, तो अब हम इसका मतलब बताते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत मतलब जिसमें कोई निजी व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल रहता है पूरे देश का, और वो उस मतलब उसके कहने पे ही सारी बात चीजें होती है, और वो अपना जो स्वामित्व व्यक्ति एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, और वो अपना जो उसका उपयोग होता है अपने निजी लाभ के लिए करता है। जैसे इसमें आता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि, मतलब एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है और वो अपने मन से कोई भी काम कर सकता है, अपने लाभ के लिए भी कर सकता है, मतलब अपने लाभ के लिए करेगा, मतलब उसमें जनता के कल्याण के बारे में नहीं सोचा जाएगा। अगर हम
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें जनता का कल्याण यानी सामाजिक कल्याण नहीं होगा। इसमें निजी व्यक्ति के पास सत्ता रहेगी और निजी व्यक्ति ही उसका मतलब जो लाभ होगा उस सब का प्रयोग वो अपने निजी लाभ के लिए करेगा। अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समाज के लिए जो अच्छाई के लिए किया जाएगा उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो चलिए थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका वो उपयोग वो समाज के कल्याण के लिए करते हैं। जैसे है चीन में है, क्यूबा में, आदि देशों में। तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन क्या आएगा स्वामित्व, मतलब जो भी उत्पादन होता है, जो भी उद्योग होता है, उसका स्वामित्व ना एक निजी व्यक्ति के हाथ में तो होगा, लेकिन उसका जो उससे जो धन आएगा उसका मतलब उससे जो धन आएगा उसका उपयोग हाँ वो समाज के कल्याण में करेगा, समाज के कल्याण में करेगा। मतलब कि समाज की भलाई में, जैसे कि होता है हमारे ही देश में सड़क बनवाने में, स्कूल बनवाने में, अस्पताल बनवाने में, उसमें करेगा। लेकिन इसमें आती है चीन और क्यूबा, अभी हमारा भी देश आएगा। देखिए अब यहाँ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति तथा स्वामित्व सरकार के पास भी होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे निजी व्यक्ति के भी हाथ में, मतलब एक निजी व्यक्ति है जैसे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, तो वो एक व्यक्ति उनके भी हाथ में, लेकिन उससे जो धन आता है यहाँ के उद्योगों से, उसका उपयोग वो हमारे भी मतलब जनता के समाज के कल्याण में भी करते हैं। तो इसे हम तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक निजी व्यक्ति के हाथ में तो हो, लेकिन वो उसका उपयोग करे सामाजिक कल्याण के लिए, ना कि अपने निजी लाभ के लिए। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ आप देखेंगे उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो इसमें आता है, इसका एग्जांपल ले लीजिए भारत है। देखिए अब हम जानेंगे थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। तो अर्थव्यवस्था का विकास, तो अर्थव्यवस्था का विकास एक दिन में ही तो नहीं हो गया होगा। मतलब आज कोई देश गरीब है और कल अमीर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो आइए अब हम जानेंगे कि मतलब इसमें जैसे बताया गया अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधे का मतलब जिस तरह पौधे के विकास में समय लगता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी समय लगता है। और वो समय जैसे हो सकता है मतलब 10-20 साल से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा समय देखने को आपको मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था का विकास और मौद्रिक विकास, तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास किसको कहते हैं। तो हम कई अर्थशास्त्री आएंगे अभी और विकास का अलग अलग परिभाषा देंगे। उससे पहले हम आपको विकास के बारे में बताते हैं, उस मतलब अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बताते हैं। तो अर्थव्यवस्था का विकास वो होता है जैसे कि कोई देश है जो विकास नहीं किया है और वो धीरे धीरे विकास कर रहा है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था का विकास कहेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहेगा, मतलब अगर कहेगा कि आर्थिक वृद्धि, अगर कोई आर्थिक वृद्धि बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, क्या ये विकास और वृद्धि दोनों एक नहीं? अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे अर्थशास्त्री बोलेंगे हाँ है और बहुत सारे बोलेंगे नहीं। तो पहले हम जानेंगे कि विकास हमने आपको बताया, अब हम आपको बताएंगे वृद्धि के बारे में। तो आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? आर्थिक वृद्धि जैसे कि कोई विकास विकसित देश है और उसकी आय में, उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि को ही हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। मतलब जो विकास कर चुका है और विकास कर रहा है तो उसको हम वृद्धि बोल देंगे, और जो विकास नहीं किया और विकास कर रहा है तो उसको हम आर्थिक विकास बोलेंगे। अब हम अर्थशास्त्रियों के अनुसार हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे है प्रोफेसर रोसोवो।
रोस्टोव है। तो इसके अनुसार आर्थिक विकास एक श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी जनसंख्या के वृद्धि के बीच का संबंध है। मतलब कि श्रम शक्ति के विकास में वृद्धि, मतलब अगर जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो उसमें फिर श्रम शक्ति ज्यादा होगी। तो इसी के बीच के संबंध को दिखाया गया कि अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो वृद्धि ज्यादा होगी। जैसे अभी हम आपको बताएंगे, जैसे एक घर है, उसको बनाने में 2 अगर मजदूर रहते हैं तो उसको बनाने में 5 दिन लगा, लेकिन अगर यही 10 मजदूर रहे तो इसे बनाने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। तो वैसे ही जैसे श्रम शक्ति में वृद्धि हुई और जनसंख्या के बीच वृद्धि हुई, मतलब जैसे लोग में वृद्धि हुआ वैसे ही ये जो श्रम शक्ति उसमें कमी हो गया। उस वैसे ही इसमें वही ये बताए हैं कि वृद्धि श्रम शक्ति और जनसंख्या के बीच का संबंध इसी को बताए हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है सतत विकास के बारे में। तो पहले हम सतत विकास के बारे में जानते। तो यहाँ पे लिखा है आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, समाज का कोई भी वर्ग लाभ से अछूता ना रहे, ऐसे विकास को समावेशिक विकास कहते हैं। तो इसको अब हम आपको इसका मतलब समझाएं। मतलब ऐसा विकास जिसमें समाज के जितने भी स्तर है, समाज में हमारे 3 स्तर है, एक एक निम्न स्तर, एक माध्यमिक और एक ऊंचा स्तर के लोग होते हैं, मतलब ज्यादा पैसे वाले। तो वैसे लोग होते हैं तो जिसमें तीनों को लाभ हो, जिसमें तीनों का जीवन स्तर ऊंचा हो, जिसमें तीनों के लाभ को देखा जाए, तीनों के लाभ को देखा जाए और उससे विकास हो, तो वैसे विकास को हम समावेशी विकास कहेंगे। जिसमें सबका विकास हो उसे हम समावेशी विकास कहेंगे। तो देखिए प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन ने क्या बताया, आर्थिक विकास, इसने भी आर्थिक विकास और वृद्धि के बारे में बताया होगा। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इसमें बोला गया है दीर्घ दीर्घ समय में, मतलब हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो किसी के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, कि कोई विकसित देश होता है मतलब कोई अगर देश विकास नहीं किया तो उसको विकास करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसे ही दीर्घकाल, मतलब एक लंबा समय में जो वृद्धि हो राष्ट्रीय आय में, तो उसी को हम अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास उसे इन्होंने बताया है। किसने बताया है? प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन ने, मतलब 2 व्यक्ति। तो अब हम आगे के अर्थशास्त्रियों के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे श्रीमती उर्मिला हेल्थ, इसके अनुसार वृद्धि एवं वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। हमने आपको बताया था कि विकसित देश अगर वृद्धि कर रहा है तो उस विकसित देश अगर वृद्धि कर रहा है तो हम उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे, और अगर विकसित जो नहीं है वो विकास कर रहा है तो हम उसे आर्थिक, मतलब उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। तो यही इन्होंने भी बताया है। इनका चलो